नमस्कार साथियों। मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। यहाँ पे हम जो हमारी क्लासेस जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा था उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय। और ऐतिहासिक परिचय के क्रम में हमने अपनी दो क्लासें यानी कि दो जो वीडियोस हैं वो हमारे आ चुके हैं। और आज का जो है हमारा ये ऐतिहासिक परिचय का जो पार्ट 3 है ये हमारा आज अंतिम है। और जो है ये इस टॉपिक का आज अंतिम पार्ट है। और आगे हम आपको जितने भी एमसीक्यू हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास को लेकर के यानी कि इतिहास में उत्तर प्रदेश प्रदेश का क्या योगदान रहा है, इन सभी से के आधार पर जो भी प्रश्न है जो भी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वहां से हम आपको लगभग 100 एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आएंगे। या ज़्यादा से ज़्यादा हमें जितने एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर पेपर में इतिहास के मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन सभी को हम लेकर के आएंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी साथियों को क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करने हैं। जो भी आपका यूपी कांस्टेबल, यूपी आर ओ ए आर ओ, यूपी पीसीएस, ट्रिपल एस सी का या फिर जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपकी जो एजीटीए की वैकेंसी है या फिर और कोई भी एग्जाम जैसे आपका पीटी हो गया, यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम जहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न आते हैं, उन एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा है कि वहाँ से ये सारे प्रश्न जो हैं उन एग्जाम्स में इन क्लासेस से आपको जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने आपका बेसिक से हाई लेवल तक क्या किया है, उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो जो आज की क्लास होगी हमारी, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना क्या, मध्यकालीन इतिहास में उत्तर। मध्यकालीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास में हम देखेंगे पहले तो अपने देखेंगे दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद में देखें मुगल काल, और उसके बाद में अपना 1857 का जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसके बाद में ये चीजें देखेंगे। तो इस तरह से हम अपने टॉपिक को अंत की ओर ले चलेंगे। तो आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत में उत्तर प्रदेश, यानी कि जो मध्यकाल था, यानी कि जो आपके जो पिछले वाले काल थे वो सब धीरे धीरे समाप्त हुए। उसके बाद में जो मध्यकाल आया, जब हमारे ऊपर क्या हुआ कि क्या कि जो हमारे मुस्लिम शासक थे उन्होंने हमारे ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। और उसके बाद में क्या होता है कि वहां से हमारा क्या देखा जाता है, मध्यकालीन भारत देखा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत के क्रम में सबसे पहले आता है दिल्ली सल्तनत। क्या, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में कई वंशों ने शासन किया, कई वंशों ने शासन किया, फिर उस वंश के अंदर कई शासक हुए। तो हमें आपको मोटा मोटा पढ़ना है, जो हमारे उत्तर प्रदेश से प्रश्न आने हैं उसमें हमने आपको पॉइंट वाइज लेके आए। ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे और इन्हीं से आपका जो है प्रश्न हो जाएगा आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले पूछता है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें कितने वंश हुए, तो आपके 5 वंश हुए, आपको याद रखना है। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये महत्वपूर्ण वंश थे जो कि आपकी दिल्ली सल्तनत पे जिन्होंने राज किया। अब गुलाम वंश जो है, इसे गुलाम वंश क्यों कहा गया, इसे गुलाम वंश इसलिए कहा गया क्योंकि ये किसी का गुलाम था जिसने क्या किया, अपना इसकी स्थापना की, इसलिए इसे क्या क्या कहा, गुलाम वंश कहा गया। अब देखो, तो पहले गुलाम वंश के बारे में थोड़ा जानेंगे, खिलजी वंश के मतलब थोड़ा दो दो तीन तीन लाइन जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके मैक्सिमम प्रश्न आते हैं वहां से हम आपको देखेंगे। वैसे तो अगर हम आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे, लगभग मान के चलिए कम से कम 7 से 8 क्लास, 8 से 9 क्लास भी हो सकती है। तो वो आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे, तो हिस्ट्री की जब स्पेशल बैच लेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो अब पहला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। अब आपको याद रखना है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब हमने जैसे कहा कि गुलाम वंश की स्थापना, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। क्या, मोहम्मद गौरी का गुलाम। अगर आपसे पूछ ले कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो आपको बताना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो
मोहम्मद गौरी के गुलाम किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना कर दी आपकी 1206 में गुलाम वंश की स्थापना। अगला पॉइंट है मेरठ के विद्रोह को 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दबाया गया था। क्या मेरठ के विद्रोह को 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यहाँ पे ऐबक लिख लीजिए, ऐबक के द्वारा दबाया गया था। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है। ऐबक को मोहम्मद गौरी द्वारा मलिक की उपाधि, ये आपको बहुत याद रखना है। ये जिसका गुलाम था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का, तो गौरी ने क्या हुआ था कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसे कौन सी उपाधि दी थी, आपका मलिक की उपाधि दी थी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मलिक की उपाधि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दी थी, मोहम्मद गौरी ने दी थी। अब मोहम्मद गौरी का मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन बनता है, आराम शाह होते हैं। तो आगे क्या होता है, फिर इनके बाद में आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करते हैं, 1211 ईस्वी में क्या करते हैं, आराम शाह को हरा देते हैं। क्या करते हैं, आराम शाह को हरा देता है कौन, इल्तुतमिश। और वो क्या है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, दिल्ली की गद्दी पर, गाड़ी ने गद्दी। अब जो इल्तुतमिश है इसे क्या है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना। क्या वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे, इल्तुतमिश को, दिल्ली सल्तनत का या फिर आपका गुलाम वंश का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा क्यों, जो मोहम्मद गौरी था और उसके जो ऐबक हुआ गुलाम, और ये लोग, इन लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ पर किसको बनाया था, लाहौर, इन लोगों की राजधानी बनाया था लाहौर को। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया, राजधानी क्या किया था, दिल्ली। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, दिल्ली। ये लोग, वो लोग क्या करते थे, वो लोग लाहौर से बैठ के शासन करते थे। लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया कि दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली में ही गद्दी पे बैठ के क्या किया करता था, शासन किया करता था। तो ये चीजें आपको याद रखनी। अगला पॉइंट है इल्तुतमिश को तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वही चीज है कि जो इल्तुतमिश है उसे क्या है, तुर्क साम्राज्य या फिर दिल्ली सल्तनत या फिर आपका गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इल्तुतमिश था, जब ये आपका बना, क्या, जब ये आपका बादशाह बना, सुल्तान बना, तो इससे पहले ये कहा था, इससे पहले बदायूं का इक्तादार था। क्या, बदायूं का इक्तादार था, क्या था, बदायूं का इक्तादार था सरदार बनने से पूर्व। और इल्तुतमिश जो है, आपसे कई बार प्रश्न में पूछा गया है, इल्तुतमिश सरदार या फिर आपका सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का इक्तादार था। तो आपको बताना है कि ये इक्तादार था कहाँ का, बदायूं का। तो आपको याद रखना है बदायूं का इक्तादार था। इसने क्या किया था, दिल्ली को राजधानी बनाया था, ये हम आपको बता चुके हैं, इसलिए इसे दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है। ठीक है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान, आपका गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, या फिर तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माने जाते हैं, इल्तुतमिश को माना। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अब देखो गुलाम का गुलाम क्यों कहा जाता है, जो आपका गौरी थे, गौरी के गुलाम कौन थे, आपके ऐबक थे, और ऐबक के गुलाम कौन थे, ये थे आपके इल्तुतमिश। तो इस हिसाब से इसके गुलाम ये और इनके गुलाम ये, तो यानी कि गुलामों का गुलाम, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलाम का गुलाम। इसे शुद्ध अरब, इसने क्या किया था, पहले तो इन्होंने इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इसने शुद्ध अरबी शैली के सिक्के चलाए थे। क्या, शुद्ध अरबी शैली के सिक्के चलाए थे, किसने, इल्तुतमिश ने। आपको याद रखना है शुद्ध अरबी शैली के सिक्के किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने चलाए। इसने क्या हुआ, चांदी का जो इसने सिक्का चलाया था उसे क्या कहा जाता था, टका, जबकि जो तांबे का सिक्का था उसे कहा जाता था जीतल। क्या, जो चांदी का सिक्का चलाया उसे कहा जाता था टका, और जो तांबे का सिक्का था उसे कहा जाता था जीतल। तो आपको ये बात याद रखनी है। इल्तुतमिश ने और क्या काम किया था, जो इल्तुतमिश था इसने एक 40 जो है पढ़े लिखे सरदार होते थे, मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनका एक दल बनाया था। क्या, उनका एक दल बनाया था जिसे क्या कहा गया था, चालीसा दल। क्या कहा गया था, चालीसा दल। इल्तुतमिश ने क्या किया था, चालीसा दल का दिल्ली में गठन किया था, ये आपको याद रखनी है। अगला, इसके बाद में फिर और आते हैं सरदार, फिर आगे आता है बलबन। तो बलबन ने क्या किया था, बलबन ने इस दल को समाप्त करके नियामत एक खुदाई जैसे सिद्धांत को अपनाया था। किसे अपनाया था,
बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। आप ऐसे याद रखिए कि इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल था उसकी गठन किया था, लेकिन बलबन ने क्या किया था, आकर के आपका चालीसा दल को समाप्त कर दिया। आपसे प्रश्न पूछता है कि चालीसा दल को समाप्त किस सुल्तान ने किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि बलबन जो था इसने जो आपका चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। अगला आइए, तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश में जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। अब आपको याद रखना है, देखो कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ से। जो फिरोज शाह तुगलक है वो किस वंश से है, आपका तुगलक वंश है। किस वंश से है, आपका तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक वंश से है। अब इसने उत्तर प्रदेश में कौन से दो शहरों की स्थापना की, पहला आपका जौनपुर, अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में, जौना खां की याद में, ठीक है। और फिरोजनगर और फिरोजाबाद, और किसका, फिरोजाबाद की स्थापना की थी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। दो शहरों की स्थापना की थी, पहला आपका जौनपुर और दूसरा आपका फिरोजाबाद में। जो जौनपुर था उस समय पे ये क्या था, आपका संस्कृत, आपकी कला और जो भी चीजें थी इन सब चीजों में क्या था, बहुत ही मतलब रिच था। तो इसलिए क्या इसे जौनपुर को क्या कहा गया था उस समय पे, पूर्व का शिराज। क्या, पूर्व का शिराज किसे कहा जाता था, जौनपुर। आपको याद रखना पूर्व का शिराज जौनपुर। तुगलक ने मेरठ में स्थित अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित, जो आपके फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने जो दिल्ली में मेरठ में जो एक अशोक का स्तंभ था जिसे टोपरा अभिलेख भी कहते हैं, और इसको क्या, और जो टोपरा अभिलेख था इसे इन्होंने क्या किया था, दिल्ली में स्थापित कराया था मेरठ से उखड़वा के। तो ये बात आपको भी याद रखनी है। अगला पॉइंट है, आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। 1504 में आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी। आपको ये चीज याद रखनी है। फिर क्या होता है, 1394 ईस्वी में जौनपुर के में शर्की साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसकी, शर्की साम्राज्य की स्थापना कहाँ पे हुई थी, जौनपुर में। शर्की साम्राज्य की स्थापना जौनपुर में कब, 1394। शिक्षा की संस्कृत कला और व्यापार प्रमुख केंद्र के कारण जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। ये बात हम आपको बता चुके हैं कि जौनपुर को क्या कहा जाता है, पूर्व का सिराज कहा जाता है। अगला पॉइंट, दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 में जौनपुर को जीत लिया। अब ये जो जौनपुर था इसको जो सरकी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, इसके बारे में क्या होता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है कौन, बहलोल लोदी बनता है। और वो क्या करता है, 1484 में जौनपुर पे आक्रमण कर देता है और जौनपुर को क्या करता है, जीत लेता है और उसे जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। किसको, सरकी साम्राज्य, किसको, सरकी साम्राज्य को। शर्की साम्राज्य को कहा मिला लेता है, दिल्ली सल्तनत में मिला देता है। कौन, बहलोल लोदी। अगला पॉइंट, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता। पहले सिकंदर लोदी था और सिकंदर लोदी के बाद कौन बैठता है, इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है। इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठे होते हैं तो इनके चाचा होते हैं बहलोल लोदी। ये सब ये लोग मिलकर के क्या करते हैं, इसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और बाबर को न्योता देते हैं कि आप इनको मार के भगा दीजिए, किसको, इब्राहिम लोदी को। और यहाँ पे आप शासन नहीं करिए और आपको हम बहुत सारा पैसा देंगे, क्योंकि बाबर भी उधर आपका जो अफगानिस्तान साइड में फरगाना और वहां पे क्या था, ये बहुत जगह से जीतता था हारता था, इसका कोई ठिया ठिकाना था नहीं। तो क्या होता है कि आपके राणा सांगा और या आपके इसके चाचा बहलोल लोदी ये सब लोग मिलकर के क्या करते हैं, बाबर को आमंत्रित करते हैं कि तुम हमारे देश में आओ और क्या करो, दिल्ली पर आक्रमण करो। हमारा देश ऐसे ही गुलाम नहीं रहा है, ऐसे ही मुस्लिम शासकों ने हमारे ऊपर शासन नहीं किया है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे जयचंद हुए हैं। अब आप खुद देखिए कि बाबर को खुद भारत के लोग या भारत का आप कहें कि कोई छोटे मोटे शासक चटकुनिये जो है वो बुलाते हैं कि आइए और यहाँ शासन कीजिए। आप किसी को अपने घर बुलाइएगा और कहिएगा कि हमारे घर में घर का भेदी लंका ढाए वाली जो कहावत है वो सही है, कि आप किसी को अपने घर बुलाइए कि हमारे भाई को मारिए या हमारे भाई के खिलाफ षड्यंत्र कीजिए और आप मेरे घर में रहने लगिए। तो फिर जब आप वो आपके भाई के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, फिर कल वो आपके खिलाफ भी षड्यंत्र करेगा और आपको भी वहां से निकाल के बाहर करेगा और पूरे घर पे राज करेगा। वही कुछ यहाँ पे होता है कि जब ये लोग इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बात करते हैं किससे, बाबर से, और बाबर आता है और इब्राहिम लोदी को कहाँ हरा देता है, 1526। कब, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत एक जगह है हरियाणा में, तो वहां पे क्या होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर का आमना सामना होता है।
और क्या करता है बाबर इन्हें हरा देता है। ठीक है, अब इसके बाद में बाबर क्या करता है, आपको थोड़ी सी बता दें कि बाबर इसके बाद में जब इब्राहिम लोधी को हरा देता है, यहाँ से धन वन लूट के चला जाता है, वापस फिर आता है, फिर वो क्या करता है राणा साहब, फिर वो अपना मन बनाता है कि हम पहले तो उसका मन होता है कि यहाँ से हम वापस चले जाएं, लेकिन जब वो यहाँ आता है, अब अफगानिस्तान में सब पहाड़ ही पहाड़ है, न कोई वहाँ अनाज होता है खाने को, तो वहाँ बड़ी दिक्कतें होती है। जब बाबर यहाँ आया, उसने देखा कि यार यहाँ तो बहुत सारा मैदानी भाग है और यहाँ के लोग भी ऐसे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ कह रहे हैं कि इनको लड़ो मत, लड़ाओ मारो। क्या करता है, मन बना लेता है कि हम यहीं रुकेंगे। जब यहीं रुकेंगे की बात आती है, तो जो राणा सांगा होते हैं, आपके बहलोल लोधी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और बाबर क्या करता है, इन सबको भी हरा देता है। आपके खानवा के युद्ध में, चंदेरी की इन सारी सभी युद्धों में इन लोगों को हरा देता है, और क्या करता है, आपका यहीं पे रह जाता है। और क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ से हमारा दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है, और क्या होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। किसकी, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो अगर आपसे एक प्रश्न और पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो आपका कौन था, बहलोल लोधी, और उसे 1526 में किसने हराया था, बाबर ने हराया था। तो अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद, और बाबर का जो असली नाम है वो कौन सा था, जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या, जहीरुद्दीन मोहम्मद। इसने क्या किया, 1526 में दिल्ली सल्तनत की खंडहरों पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अभी बताना कि इसने क्या किया, बहलोल लोधी को हरा, आपका जो सिकंदर लोधी था, इन्हें इब्राहिम लोदी को 1526 में जब हरा दिया, और क्या किया, दिल्ली सल्तनत यानी कि जो लड़खड़ाई हुई थी, वहां के जो खंडहर थे, वहां पे क्या किया, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है कौन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आगे देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार आता है कि जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण है, वो पहले तो किसने करवाया, अकबर ने करवाया। किसके उपलक्ष्य में करवाया, तो आपका जो अकबर होता है, जहीरुद्दीन बाबर के बाद में बहुत सारे आते हैं, फिर उसके बाद शासन करते हैं, फिर अकबर आते हैं। तो अकबर क्या करते हैं, जब ये गुजरात को विजय करके आते हैं, यानी गुजरात को जीत कर आते हैं, तो क्या करते हैं, आगरा के बगल में एक जगह पड़ती है फतेहपुर सीकरी, तो वहां पे क्या है, ये उसके उपलक्ष्य में वहां पे जामा मस्जिद में, वहां पे कई सारी चीजों को स्थापत्य कला में बहुत उनका क्या करता है, निर्माण करवाता है। अगला है, जहांगीर के आदेश पर 1602 ईस्वी में दक्षिण से आगरा प्रस्थान करते समय वीर सिंह बुंदेला नामक एक सरदार ने अब्दुल फजल की हत्या कर। अब याद रखना कि अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी, तो वो है वीर सिंह बुंदेला नामक एक सरदार ने। किसने, वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने क्या किया था, अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे, शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, या फिर अकबर किसके समकालीन थे, तो आपको याद रखना है अकबर जो है वो शेख सलीम चिश्ती के समकालीन थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा नूर जहां ने बनवाया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगरा में जो एतमादुद्दौला का मकबरा है वो किसने बनवाया, आपका नूर जहां ने बनवाया। इसी मकबरे में सर्वप्रथम पित्रादुरा शैली का प्रयोग मिलता है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जाता है कि किस मकबरे में सर्वप्रथम पित्रादुरा शैली का प्रयोग मिलता है, तो आपको बताना है वो है एतमादुद्दौला का मकबरा, और ये आपका कहाँ है, आगरा में है। इसे किसने बनवाया, तो इसे नूर जहां ने बनवाया। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा। अब जो आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया, आपका शाहजहां ने कराया। दीवाने आम का निर्माण 1627 ईस्वी में शाहजहां द्वारा आगरा के किले में, यहाँ पे आगरा के किले में कराया गया। आपको याद रखना है, दीवाने आम का निर्माण शाहजहां द्वारा आगरा के किले में कराया गया। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्नों में से दो नवरत्न बीरबल और टोंडरमल उत्तर प्रदेश से थे। आपको पता है कि अकबर के कितने थे, अकबर के 9 रत्न थे, और उन रत्न में 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में क्या थे, नवरत्न थे, और ये जो है इनमें से दो आपका बीरबल और टोंडरमल कहाँ से संबंध रखते थे, उत्तर प्रदेश से रखते। अब आपको बताना है कमेंट में ये कहाँ से थे, टोंडरमल कहाँ से थे, और आपके बीरबल ये कहाँ से थे। अगर आपने पिछली सारी क्लासें की तो आपको याद होगा, हम जब आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था
कि जो टोंडरमल है, ये अकबर के नवरत्न थे। इनका जन्म कहाँ हुआ और बीरबल इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ। बीरबल का जो बचपन का नाम था वो क्या था, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अब देखेंगे आधुनिक उत्तर प्रदेश। क्या आधुनिक उत्तर प्रदेश क्या होता है? तो दिल्ली सल्तनत में के शासकों के बाद में क्या होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। और मुगल साम्राज्य के जैसे जैसे वो कमजोर पड़ता है, अब इधर क्या होता है, आपका जो अंग्रेज है, जो हमारे विदेशी, जो हमारे पश्चिमी आक्रमण है, जो आक्रमण नहीं कहेंगे, जो पश्चिमी व्यापारी वो हमारे यहाँ आते हैं और क्या है, धीरे धीरे अपने बसते हैं। जैसे आपके पुर्तगाली आए, आपके डच आए, आपके अंग्रेज आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ये लोग आकर के बसने लगते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, आपका मुगल साम्राज्य का विघटन हो जाता है, और मुगल साम्राज्य क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और हमारे देश के ऊपर क्या है, पश्चिमी ताकतों का क्या है, पश्चिमी ताकतों का क्या है, आधिपत्य हो जाता है, और वो हम पे शासन करने लगते हैं। तो देखेंगे इसके बारे में कुछ। आधुनिक उत्तर प्रदेश 1857 की क्रांति की शुरुआत। आपको पता होगा कि जब हमारे ऊपर शासन हो रहा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो हमारे धीरे धीरे वो हमारी मानसिक, हमारे दिमाग पे शासन करना शुरू करते हैं। इनको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करो, क्योंकि हमारा शासन नहीं चल पा रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि हमारे देश में नहीं पसंद की जा रही थी, लेकिन वो हमें, क्योंकि वो ताकतवर थे, इसलिए क्या होता था कि हमें वो करनी पड़ती थी। तो इसी बीच में क्या होता है कि अब बीच बीच में क्या होने लगा कि हाँ, लोग कहने लगे कि हमें इनसे छुटकारा चाहिए, हमें अंग्रेजों से या इनके जो दमन हो रहा है या जो हमारा शोषण कर रहे हैं, इससे हमें छुटकारा चाहिए। तो इससे छुटकारे के लिए क्या होना होता था कि हाँ, हमारे अंदर देशभक्ति जाग जाती थी कि हाँ, हमें इनसे लड़ना है, इनसे इनको भगाना है, हमें अपने देश को या अपने उस चीज को आजाद कराना है। तो इसी में क्या होता है कि 1857 में या 1856 में क्या होता है कि अंग्रेज जो होते हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हिंदू मुस्लिम एक रहेगा तो क्या होगा कि हम इस पे शासन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप वर्तमान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आज भी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वो यही कहीं ना कहीं करती हैं कि आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाए रहिए और क्या करिए, आप शासन करते रहिए। इसी में आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल के हिंदू जो मुस्लिम थे और जो बांग्लादेश जो विभाजित हुआ, किस बेस पे हुआ, इसी बेस पे उनका नारा ही था कि तोड़ो और राज करो। क्या? तोड़ो और राज करो। तो होता क्या है कि अंग्रेजों ने एक जो कारतूस होता था, उससे पहले पहले जो कारतूस आते उन्हें ऊपर का जो है ऐसे मुंह से छील के क्या करना होता था, उसमें भरना पड़ता था, उसके बाद में फायर होता। तो उसमें से एक अफवाह फैली या वास्तव में ऐसा था, अंग्रेजों ने किया ये, अलग अलग आपके इतिहासकारों का अलग अलग मानना है कि जो कारतूस था उसमें जो था सुअर और आपका गाय की चर्बी चढ़ी हुई थी। सुअर आपके लिए हिंदू धर्म में हराम है, और जो आपका गाय है वो आपकी मुस्लिम धर्म में हराम है। मतलब कि अगर गाय को कोई कुछ करेगा तो हिंदू खड़ा हो जाएगा, सुअर को कोई कुछ करेगा तो क्या करेगा, आपका मुस्लिम खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज को लगाया, और इसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपना कहा कि भाई इन कारतूसों को आपको यूज करना होगा। अब अगर हिंदू उसको खोलेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट, मुस्लिम खोलेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी अंदर मुंह के आग प्रकट हुई, और इसी को लेकर क्या हुआ, 1857 में क्रांति हो गई। और ये क्या थी, हमारी स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम की क्या थी, पहली लड़ाई कही जाती है। तो देखेंगे इसके बारे में कुछ। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई, क्या 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई। कहां से हुई सबसे पहले, ये मेरठ से इसकी शुरुआत होती। कब? 10 मई 1857। इससे पहले क्या हो चुका था, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, आपसे पूछता है कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बलिया निवासी मंगल पांडे का, बलिया निवासी मंगल पांडे जो कि बैरकपुर छावनी में तैनात थे, इन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने सार्जेंट सार्जेंट मेजर पर गोली चला। अच्छा, इन्होंने गोली क्यों चलाई थी? क्योंकि इनको ये बोला गया था कि आप इस कारतूस को फाड़िए दांत के नीचे से और इसको भर के आप इसको यूज कीजिए। तो मंगल पांडे ने क्या किया, इन्हें गुस्सा आ गई कि मतलब तुम जो है हम लोग को इस तरह से हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। तो इन्होंने क्या किया कि वो छील के गोली भरी, और जिनके मेजर थे इन्हीं पे क्या किया था, गोली चला दी थी। और वहीं से क्या हुआ था, ये विद्रोह शुरू हो गया। इसके बाद क्या होता है, 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके करके
बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया था। क्या हुआ, जब यहाँ से मेरठ से शुरुआत होती तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाते हैं और दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, और उस समय बहादुर शाह जो जफर जो द्वितीय था, उसे क्या है, उस पे क्या है, भारत का उसे सम्राट घोषित कर दिया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है कि किसने कहां से 1857 की क्रांति में क्या किया था, नेतृत्व किया था, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आपका पूछा भी जाता है। तो देखेंगे लखनऊ, क्या लखनऊ, लखनऊ से किसने आपका किया था, अगर देखेंगे लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था आपका, बेगम हजरत महल, किसने, बेगम हजरत महल ने क्या किया था, लखनऊ से नेतृत्व। अब इन्होंने नेतृत्व क्यों किया था, क्योंकि क्या हुआ था कि इनका जो अवध राज्य, अवध क्षेत्र था, इसे क्या किया गया था, अपना ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसमें मिला लिया गया था। नाना साहब कहाँ से, कानपुर से। बरेली से किसने नेतृत्व किया, खान बहादुर खान ने किया। झांसी की रानी ने, आपका रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था, झांसी से। प्रयागराज से आपके लियाकत अली थे। अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला ने क्या किया था, इस नेतृत्व का, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कालपी से आपके टाटा टोपे, मथुरा से देवी सिंह, और मेरठ से कदम सिंह। तो आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से में कौन किस किस स्थान से कहाँ कहाँ किसने किसने किया था, तो ये आपको याद रखना है। आपके प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सी जगह, जैसे आपका जगदीशपुर से हो गया, कुंवर सिंह ने किया, ऐसे ही बहुत सारी जगह से नेतृत्व किया गया था। जबकि ये जो हमारा विद्रोह था, ये पूरे भारत में नहीं फैल पाया था, इसलिए भी ये थोड़ा सा असफल रहा। लेकिन हाँ, इस विद्रोह ने अंग्रेजों के दांत जरूर खट्टे कर दिए थे। और इसके बाद में क्या होता है कि 1858 में जो वहाँ की विक्टोरिया थी क्वीन, उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अपने अंडर में कर लिया था, कि अब इसका काम नहीं, इससे इसके डिसीजन नहीं चलेंगे, जो हम यहाँ बैठ के डिसीजन करेंगे वो चलेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला है पॉइंट, 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया, और क्या किया गया, 1859 में उन्हें क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। तो आपको याद रखना है कि जो तात्या टोपे थे उन पर क्या होता है, मुकदमा चलाया जाता है, और उन्हें क्या है, 1859 में फांसी दे दी जाती है। 1859 में तात्या टोपे को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और उन्हें क्या हो गई, फांसी हो गई। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश तख्त के अधीन स्थापित कर दिया। ब्रिटिश तख्त यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन स्थापित कर दिया। इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे क्या किया, अपने अपने मतलब ब्रिटिश जो शासन था उसके अधीन ले लिया। अब जो गोरखपुर है, गोरखपुर में क्या होता है आपका, चौरी चौरा, क्या चौरी चौरा नामक घटना 4 फरवरी 1922 को होती है। और इसके बाद इसी के उपलक्ष्य, इसी में क्या होता है, इसी से दुखी होकर के जो गांधी जी हैं असहयोग आंदोलन समाप्त कर, असहयोग आंदोलन क्या करते हैं, ये समाप्त कर देते हैं। अगला पॉइंट, 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन का बहिष्कार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। आपसे पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में कहां से किया था, तो आपको बताना है लखनऊ से। कहां से किया था, लखनऊ से। अगला पॉइंट, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह आपको याद रखना है कि जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। यह आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। फिर आगे क्या हुआ होता है कि ये सारी चीजें होती रहे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे आंदोलन शुरू होते हैं। तो इसी में एक है आपका अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा, अलीगढ़ आंदोलन। इसकी शुरुआत किसने की थी, आपके सैयद अहमद खान, किसने, सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। कब, 1857 में। अगला देखें, उत्तर प्रदेश किसान सभा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था, 1918 में। और इसका गठन किसने किया था, गौरी शंकर मिश्रा ने। किसने किया था, गौरी शंकर मिश्रा ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में किया था। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण बाबा रामचंद्र ने 1920 में अवध किसान सभा। अब देखिए
ये उत्तर प्रदेश विधानसभा है, और ये है अवध किसान सभा। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में गौरी शंकर मिश्रा जी ने किया, जबकि जो 1920 में अवध किसान सभा का गठन किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। और ये कहाँ के थे? और ये आपके थे महाराष्ट्र के। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अगला पॉइंट है, एक और आंदोलन शुरू हुआ था, एक यूपी में एक आंदोलन। कौन सा? एक आंदोलन। तो एक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी। किसने? मदारी पासी ने क्या किया था? एका आंदोलन की शुरुआत की थी। और कहां से इस आंदोलन को चलाया गया था? जैसे आपका बहराइच हो गया, बहराइच, हरदोई, सीतापुर, इन सब जिलों ने आसपास के जिलों ने मिलकर क्या शुरू किया था? आपका एका आंदोलन शुरू किया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? आपका मदारी पासी। 1924 में क्या होता है? कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। क्या, किसकी स्थापना होती है? आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। और इसमें कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश्वर चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। यानी कि इन लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। फिर आगे क्या होता है? चंद्रशेखर आजाद ने वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में इसका नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। यानी कि 1924 में कानपुर में जिस संगठन की स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की नाम पर होती है, 1928 में यानी कि 4 वर्ष बाद जो चंद्रशेखर आजाद जी होते हैं, इसका नाम बदलकर क्या कर देते हैं? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये होता कहाँ पे है? आपका दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान पे। इस संगठन ने 9 सदस्य 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में ट्रेन को लूट लिया था। अब आपसे अगर पूछे कि जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, काकोरी ट्रेन डकैती थी, उसका उसका जो है आपका संबंध किस संगठन से? तो आपको बताना है इसका संबंध है आपका किससे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस घटना में मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गई थी। इसको राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी को क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। लेकिन जो आपके चंद्रशेखर आजाद थे, वो इसमें इनको नहीं, अंग्रेजों ने पकड़ पाया था। और उसके बाद में क्या होता है? 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क 27 फरवरी को क्या हुआ? पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद जो है क्या करते हैं? अपने आप को गोली मार लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि वह गोली अंग्रेजों के पास नहीं है जो मुझे भेज सके, यानी कि जो मुझे मार सके, ऐसी गोली, ऐसा कारतूस अंग्रेजों ने नहीं बना पाया है। क्या होता है? अगला पॉइंट है, काकोरी ट्रेन एक्शन में गिरफ्तार क्रांतिकारियों पर मुकदमा चंद्रभान गुप्त नामक एक युवा वकील ने निःशुल्क लड़ा। और बाद में ये क्या हुए थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। कौन? चंद्रभान गुप्त। इन्होंने क्या किया था? आपका जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, इसमें बहुत सारे लोग पकड़े भी गए थे, लगभग 40 लोग पकड़े भी गए थे, जिसमें से 3 लोगों को इनको क्या हुई थी? फांसी हो गई। तो उनको जो मुकदमा चला था, उसके जो वकील बना था, वो कौन बना था? आपका चंद्रभान गुप्त। और इन्होंने निःशुल्क लड़ा था। और बाद में फिर क्या हुआ था? ये जाकर के उत्तर प्रदेश के क्या बने थे? मुख्यमंत्री भी बने थे। एक और घटना होती है, जब साइमन कमीशन भारत आता है तो इसका विरोध किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका विरोध किया जाता है। और इस विरोध में क्या है? लाला लाजपत राय पर अंग्रेज खूब लठबाजी करते हैं, और लाला लाजपत की राय में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके लिए क्या करते हैं? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके कुछ साथी जो हैं 17 दिसंबर 1928 को क्या करते हैं? जेपी सैंडर्स नामक एक पुलिस अधिकारी होता है, इसकी क्या करते हैं? वो हत्या कर देते हैं। और क्या होता है? वो जो लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाकर उनकी मृत्यु हुई थी, उसका क्या होता है? उसको ये बदले के रूप में जेपी सैंडर्स की क्या करते हैं? हत्या कर देते हैं। इधर क्या होता है? एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी जाती है। पूछा जाता है प्रश्न कि उस समय जब हम अधीन थे, तो सबसे पहले कहां पर एक अस्थायी पूर्ण स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था? तो आपकी थी बलिया में। कहां पे? बलिया में। और ये किसके द्वारा किया गया था? चित्तू पांडे के द्वारा किया गया। अब अगला है स्वाधीनता संघर्ष में उत्तर प्रदेश का योगदान, यानी कि जो स्वाधीनता संघर्ष हुआ, इसमें उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। कौन करता है? आपका एओ ह्यूम के द्वारा। कौन? एओ ह्यूम के द्वारा। आपको याद रखना है, भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। कौन करता है? एओ ह्यूम करता है। पहले जो है इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में इसका नाम बदल के क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय
INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको याद रखना है। अब जो ये आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है, इसका प्रथम अधिवेशन होता है आपका 28 दिसंबर 1885 को, और होता कहाँ पे आपका, मुंबई को। ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपका मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर को। इसमें जो है टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने भाग लिया था, आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे क्या होता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं। ठीक है। गांधी जी 1916 में क्या होता है, जब हमारा कांग्रेस का 31वां अधिवेशन चल रहा होता है, और ये कहाँ होता है, लखनऊ में होता है। तो क्या होता है, गांधी जी इसमें भाग लेते हैं, और वहां पर राजकुमार शुक्ला नामक क्या है, एक किसान होता है, उसकी मुलाकात होती है गांधी जी से। और जो राजकुमार शुक्ला जी होते हैं, वो क्या करते हैं, गांधी जी को इस बात से अवगत कराते हैं कि जो चंपारण जिला है बिहार का, वहां पे कैसे जबरदस्ती जो है अंग्रेज किसानों से नील की खेती कराते हैं, और उनसे क्या है, तिनकठिया पद्धति के द्वारा क्या है, नील की खेती कराते हैं, जिससे उनका शोषण हो रहा है। इससे अवगत कराते हैं कौन, जो रामचंद्र शुक्ल जी होते हैं गांधी जी को। और गांधी जी क्या करते हैं, इसके बाद में चंपारण जाते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी इनको बुलावा देते हैं, और गांधी जी वहां जाते हैं, और वो उनका पहला क्या है, आपका पहला उनका आंदोलन होता है, जो कि सक्सेस होता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि चंपारण के राजकुमार शुक्ला हुई, और चंपारण में नील के करने वाले किसानों द्वारा अंग्रेजों द्वारा तिनकठिया पद्धति से किए जा रहे शोषण से अवगत कराकर उन्हें चंपारण आने का आग्रह करते हैं। अब जब गांधी जी से आग्रह किया जाता है, तो गांधी जी कहते भाई चलो आओ देखते हैं, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में बहुत कुछ कर चुके थे पहले, तो ये गांधी जी चले जाते हैं। अब क्या होता है, गांधी जी भारत में अब जो ये होता है 1917 में गांधी जी सत्याग्रह, भारत में क्या है लिखा है, भारत में सत्याग्रह। प्रथम सत्याग्रह इन्होंने कहा किया था गांधी जी, आपका दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी 1917 में करते हैं। कहां पे, बिहार के चंपारण जिले में। और किसानों को क्या करते हैं, ये तिनकठिया पद्धति से क्या है, छुटकारा भी दिलवाते हैं। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। क्या है, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। क्यों, जो गोरखपुर में चौरी चौरा का कांड हुआ था, जिसमें कि उग्र भीड़ ने क्या किया था, एक थाने को जिंदा जला दिया था, जिसमें कि बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे कर्मचारी थे, वो जिंदा जल गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आपसे अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने पहला तो प्रश्न बनेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपके गांधी जी के द्वारा शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से गोलमेज सम्मेलन के बाद शुरू किया गया था, तो आपका कौन सा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला पॉइंट है, 1937 में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में अपने ससुराल नहीं सरकार बनाई। ठीक है, ससुराल नहीं सरकार बनाई थी 1937 में कांग्रेस। संयुक्त प्रांत यानी कि हमने आपको पढ़ाया है पीछे कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। कौन सा था, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने 1937 में क्या हुआ था, पहली बार सरकार बनाई थी। और फिर क्या होता है, 1947 में क्या है, देश हमारा आजाद होता है, और एक नए देश किसका, पाकिस्तान उर्फ टल्ला का उदय भी होता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, यानी कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अधिवेशन होते हैं, ये आपको याद रखना है। आपसे उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो यहीं से पूछेगा कि किस जगह पे होता है और इसके अध्यक्ष कौन है। कुछ जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो हमने आपको यहाँ पे नोट किए हैं। पहला है 1988। क्या, 1988 में जो है आपका एक अधिवेशन होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। और ये कहाँ होता है, ये होता है आपका इलाहाबाद में। कहाँ होता है, आपका इलाहाबाद में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, जॉर्ज यूले। कौन, जॉर्ज यूले। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, जॉर्ज यूले। ये आपका ये भी प्रश्न है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वो आपके थे जॉर्ज यूले। और इन्होंने कहाँ पे अध्यक्षता की थी, इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज नाम से जाना जाता है। कब, 1988। अगला होता है
1892 में, ये भी इलाहाबाद में होता है और इसमें अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी। फिर 1899 में एक अधिवेशन होता है, वो होता है आपका लखनऊ में, और इसमें अध्यक्ष होते हैं आपके रमेश चंद्र दत्त। कौन? रमेश चंद्र दत्त। 1905 में बनारस में होता है आपका अधिवेशन और इसके अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। 1910 में इलाहाबाद में होता है फिर से, और इसमें अध्यक्ष होते हैं आपके विलियम वेडर वर्म। कौन? विलियम वेडर वर्म। अगला 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन होता है और इसमें कौन होता है? अंबिका चरण मजूमदार। कौन? अंबिका चरण मजूमदार क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करने वाली कौन है? श्रीमती सरोजनी नायडू है, यह आपको याद रखना है। 1936 में लखनऊ में फिर से अधिवेशन होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं, और आपका 1946 में मेरठ अधिवेशन होता है जिसके आपके अध्यक्ष कौन होते हैं? आचार्य JV कृपलानी। और इसके बाद क्या होता है? 1947 में देश क्या होता है हमारा? स्वतंत्र हो जाता है, देश स्वतंत्र। तो ये आपका इतिहास में उत्तर प्रदेश का क्यों क्या योगदान है, ये आपका एक संक्षिप्त परिचय हमने आपको दिया। इसी के साथ में आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है और हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब आपकी अगली दो क्लासेस में या फिर दो वीडियोज में हम आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी जितना भी हमने आपको इतिहास पढ़ाया है या जो और भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लगभग लेकर के हम आपके आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को और बूस्ट मिलेगा और आपकी क्या है? आपका रिवीजन भी होगा। धन्यवाद। राधे राधे सभी को। सभी लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और PDF और इन सबसे सबके लिए क्या करें? आप डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप जो है लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे।